नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने स्वीकार किया कनाडा का G7 समिट निमंत्रण। मोदी जी बोले, भारत कनाडा साझा हितों पर नए जोश से काम करेगा। नक्सल ऑपरेशन में मिली ऐतिहासिक सफलता, शाह अफसरों से मिले, जल्द जाएंगे छत्तीसगढ़। राहुल गांधी का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने की मैच फिक्सिंग जैसी धांधली। राहुल गांधी के फिक्सिंग बयान पर संजय राउत का समर्थन, बोले चुनाव था ही नहीं, हाईजैक था। राहुल के बयान पर बावन कुले का पलटवार, कहा पढ़ाई पूरी होती तो समझदारी भी आती। और रायगढ़ में आफत बनी बारिश, कई इलाके जलमग्न, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का फोन आया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को इस महीने कनाडा के कनेकिस्तान अल्बर्टा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आमंत्रण के लिए आभार जताया और दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित नई ऊर्जा से काम करने का संकल्प दोहराया। मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात कर प्रसन्नता हुई। उन्हें हाल ही में मिली चुनावी जीत के लिए बधाई दी और इस महीने के अंत में कनेनाकिस में आयोजित G7 समिट में आमंत्रण देने के लिए धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि G7 समिट का आयोजन 15 से 17 जून को होगा। ये समिट वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, जलवायु, तकनीक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दुनिया की प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच संवाद और सहयोग को सशक्त करने का मंच है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित संबंधों को नई दिशा देने का अवसर मिलेगा। इस समिट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होगी। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। देश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हाल ही में नक्सल प्रभावित इलाकों में चले ऑपरेशन को ऐतिहासिक सफलता मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अफसरों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। शाह ने कहा कि ये ऑपरेशन भारत को नक्सलवाद के दंश से मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ये भी बताया कि वे जल्द ही छत्तीसगढ़ जाकर उन बहादुर जवानों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। मोदी सरकार का साफ संदेश है, देश में हिंसा और आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर और इस अभियान ने उस नीति को जमीन पर उतार दिया है। अब सरकार का लक्ष्य है नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा और विकास की रफ्तार को और तेज करना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक अखबार में प्रकाशित अपने लेख का हवाला देते हुए दावा किया है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए मैच फिक्सिंग जैसी रणनीति अपनाई। राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना, मतदान प्रतिशत को कृत्रिम रूप से बढ़ाना, भाजपा के लिए आवश्यक क्षेत्रों में फर्जी मतदान कराना और अंत में सबूतों को छिपाना। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में हुई ये मैच फिक्सिंग आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में भी दोहराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चुनावी धांधली लोकतांत्रिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाती है और जनता के विश्वास को कमजोर करती है। भाजपा ने राहुल गांधी के इन आरोपों को अपमानजनक बताते हुए खारिज किया, जबकि चुनाव आयोग ने भी किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने नतीजों पर लिखा गया लेख और उसके जरिए किए गए आरोपों के बाद राहुल गांधी का ये लेख देश के कई अखबारों में प्रकाशित किया जा रहा है। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव था ही नहीं, बल्कि एक हाईजैक था। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र के 3 बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने मिलकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया।
राउत ने दावा किया है कि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की सरकार वापस आती तो धारावी से लेकर अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी ग्रुप से छीने जाते और इसी डर से अडानी और बीजेपी नेताओं ने मिलकर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ लिया। राउत ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल 2 घंटों में 60 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए ताकि नतीजों को बदला जा सके। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि अधिकारियों की नियुक्तियां पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। राउत का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती तो धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट अडानी को नहीं मिलता और यहीं से सत्ता पक्ष की बौखलाहट शुरू हुई। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत। ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कही, बार बार हम सब लोग ये बात दोहराते कि महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी। उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया, विजय को खरीद लिया। ये लोगों ने पैसे से ताकत पर 60 लाख बोगस वोटर्स 2 घंटे में कहां से आ गए, आप मुझे बताइए। उसी तरह से राज्य का और देश का चुनाव आयोग का चयन हो गया। सब कुछ अपने हिसाब से कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक करना है। और इसलिए कि गौतम अडानी का जो यहाँ सब जो घोटाले चल रहे हैं उसको प्रोटेक्शन मिले। अगर हम लोग आते तो धारावी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर, बस, बाकी कुछ नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के फिक्सिंग वाले बयान ने एक नई सियासी बहस को छेड़ दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक किया गया था। अब इस बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने राहुल के बयान को बचकाना बताया और कहा कि अगर उन्होंने थोड़ा और पढ़ाई की होती तो शायद ऐसी बातें न करते। बावनकुले ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से वोट दिया और हार का ठीकरा अब फिक्सिंग पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी तथ्यहीन बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। बावनकुले का ये बयान अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव को और तेज कर सकता है। महाराष्ट्र में जो वोट बढ़े, इस वजह से उनको कुछ डाउट्स है, उसके वजह से हमारी सरकार आई, उनकी सरकार गिर गई या उनकी सरकार नहीं आई। राहुल गांधी अभी भी बचपन जैसी हरकतें और उनका जो रवैया है, सही में राहुल गांधी ने अगर पढ़ाई की होती अच्छे से तो ये बात शायद वो नहीं बोलते। ये दिल्ली में बैठ के ना राहुल गांधी देखते नहीं है, कुछ समझता नहीं उनको कुछ। कम से कम उनके कांग्रेस वाले से आइडिया ले ले कामठी विधानसभा की। अब वो बोलते हैं वोट बढ़ाया, तो कामठी विधानसभा में कांग्रेसी नेताओं ने उनके सारे कैंप लगवा कर उन्होंने कैंप लगाकर 15,000 से 17,000 वोट, और कौन से बूथ पे बढ़ाई है, मैं कौन से बूथ पर उन्होंने एनरोलमेंट किया, उन्होंने कैंप लगवाए कांग्रेस पार्टी ने, ये भी डेटा मेरे पास। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में एक बार फिर से मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। मानगांव, रोहा, तला, महाड और महसला तालुका में भारी बारिश लगातार जारी है। इलाके के आसमान में चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं और दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। कई स्थानों पर सड़कें बंद हो गई हैं और नागरिक घरों में फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब तक किसी बड़ी राहत कार्य की सूचना नहीं है। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में तेज बारिश की चेतावनी भी दी है। स्कूल और कॉलेजों में सावधानी के तौर पर छुट्टी की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की बारिश पिछले कई वर्षों में नहीं देखी गई। जिला प्रशासन की निगरानी में हालात पर नजर रखी जा रही है।
खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों का महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों में धांधली के सबूत हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। बेशक महाराष्ट्र की जो सरकार है, ये सरकार मतों में हेराफेरी करके जो वोटर लिस्ट है उसके साथ खिलवाड़ करके और जिनके माँ बाप नहीं, ऐसे नए मतदाता को इन्होंने अनावश्यक स्वरूप में पैदा करके इन्होंने मतदान जो है वो बढ़ाया। ये हकीकत है और ये हकीकत हमारी आरोप स्वरूप में नहीं है, तो ये प्रारूप स्वरूप में है, जो सरकार के ही जो दस्तावेज है उसी से ये बात साबित हो चुकी है और इसकी जांच होना चाहिए। ये गणतंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही पर ये किया गया बीजेपी का हमला है। इस पर जो चुनाव आयोग है वो चुप्पी साधे इस पर बैठा हुआ है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की लोकल बॉडी गवर्नमेंट, लोकल जो बॉडी इलेक्शंस है उसमें और बिहार के चुनाव में इसी को दोहराने का प्रयास और षड्यंत्र बीजेपी का है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से ठाकरे परिवार की नजदीकी सुर्खियों में है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संभावित विलय की अटकलों पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया दी है। नागपुर में विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो ये खुशी की बात है। उन्होंने मौजूदा सरकार को बेईमानी करके बनी सरकार बताया और कहा कि इसे हटाने के लिए जो भी साथ आएगा कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। हमें खुशी है, ये दोनों भाई एक आते हैं, कोई भी फैमिली एक आती है तो हमें आनंद है। दोनों भाई हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि ये स्टेट की जो सरकार है, जिस जगलरी करके सरकार बनाई गई है, ये बेईमानी करके सरकार बनाई है और जो महाराष्ट्र के विरोध में ये सरकार काम कर रही है, उस सरकार को हटाने के लिए जो साथ में आते हैं, एक साथ मिलकर आते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान विजय वडेट्टीवार ने राहुल गांधी के हालिया आर्टिकल का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जमकर मैच फिक्सिंग हुई। वोटिंग खत्म होने के बाद भी 2 से 3% वोट कैसे बढ़े, ये अब भी सवाल बना हुआ है। उन्होंने कहा विधानसभा का उदाहरण देते हुए कि वहां पर 5 महीने में 35,000 वोट कैसे बढ़े, ये जांच का विषय है। राहुल गांधी के चुनाव संबंधी आरोपों को विजय वडेट्टीवार ने मजबूती के साथ समर्थन दिया। नहीं, राहुल जी ने सच लिखा है। महाराष्ट्र की जो चुनाव हुआ था वो जगलरी करके, मैच फिक्सिंग करके चुनाव जीता था, ये उन्होंने प्रूफ के साथ में बताया। 2009 से उन्होंने एनालिसिस रखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है, लिखा है कि वोट परसेंटेज, वोटिंग क्लोज होने के बाद, समय खत्म होने के बाद 2 से 2.5%, 3% तक परसेंटेज में वोट बढ़ा है और इस बार में असेंबली चुनाव में वो वोट करीबन 8.9% बढ़ा है। इसका मतलब यही कि इम्पॉसिबल। उन्होंने एक काउंटी का एग्जाम्पल लिया था। 5 साल में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, 5 साल में नए वोटर्स वहां पे केवल 16-17 हजार थे और 5 महीने के अंदर में ये वोटर्स 35,000 बढ़े थे। ये कैसे पॉसिबल है? यह सब कुछ उन्होंने विस्तृत अपनी जानकारी दी और उसी पीरियड में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की थी, वो जो उनमें जो कमेटी होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यही बदल दिया गया, कानून को तोड़ मरोड़ करके सीजेआई को वहां से निकाला गया
और अपने को अपने मनमर्जी से उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की। इसे यही पता है कि ये मैच फिक्सिंग करके चुनाव जीता था, ये राहुल जी ने सच लिखा है, क्योंकि सब सर्वे के खिलाफ नहीं, कोई सर्वे इनके फेवर में नहीं था। और इतने वोट कैसे बढ़ सकते हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया और इसके बारे में जानकारी हम बार बार मांग रहे, सीसीटीवी के फुटेज मांग रहे और बाकी भी हमने उसके बारे में कुछ दस्तावेज मांगा है। इसे इन्हें हमको दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, उनको क्या डर है, ये भी सवाल वहां पे पूछा गया था। आज राहुल जी सच का आवाज है, कितने भी झूठे इकट्ठे हो, सच के आवाज को दबा नहीं सकते, ये उन्होंने सच्ची भूमिका रखी है। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार पूरे तज़क और एहतशाम के साथ मनाया गया। शहर की तमाम मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। जामा मस्जिद, कोटर गेट मस्जिद सहित सभी प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट होकर ईदगाह पहुंचे और अल्लाह से अमन और सलामती की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा और हर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी। ईद उल अजहा के इस पर्व पर त्याग, भरोसा और भाईचारे का संदेश एक बार फिर देखने को मिला। भिवंडी की गलियों में रौनक थी और दुकानों पर भी चहल पहल बनी रही। लोगों ने जानवरों की कुर्बानी कर परंपरा का पालन किया। ईद का ये दिन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। समंदर में अब भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना को जल्द ही मिलने जा रहा है एक नया खतरनाक INS अरनाला। 18 जून को विशाखापट्टनम में इसे नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है जो तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करेगा। करीब 1500 टन वजनी और 77 मीटर लंबा ये युद्धपोत पूरी तरह से भारत में बना है। INS अरनाला की खास बात यह है कि ये सर्च ऑपरेशन, समुद्री निगरानी और बचाव कार्य में बेहद असरदार है। इसका नाम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अरनाला किले पर रखा गया है जो कभी समुद्री सुरक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। 80% स्वदेशी तकनीक से बना ये पोत देश की बड़ी रक्षा कंपनियों की मदद से तैयार हुआ है। ये पोत भारत की तटीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा और हिंद महासागर में भारत की पकड़ को और मजबूत बनाएगा। नेवी प्रवक्ता का दावा है कि अरनाला के आने से भारत की नौसैनिक क्षमता में क्रांतिकारी बढ़त होगी, यानी कि अब समंदर में भी भारत बोलेगा। तट से लेकर गहराई तक हर खतरे पर पैनी निगाह। मुंबई में रविवार को रेल यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य और पश्चिम रेलवे ने रविवार को मेगा ब्लॉक का ऐलान किया है। ये ब्लॉक उपनगरीय लाइनों पर इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मीरा रोड और भाईंदर स्टेशन के बीच मेट्रो रूट 9 पर गार्डर लॉन्चिंग की जाएगी। इसके चलते शनिवार रात चर्चगेट से विरार के लिए आखिरी लोकल रात 11:58 पर रहेगी। वहीं भाईंदर के लिए आखिरी लोकल 11:38 पर रवाना होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। ब्लॉक के दौरान कुछ सेवाएं रद्द या लंबित भी हो सकती हैं। मुंबई रेलवे प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही है। हालांकि सुबह से लेकर दोपहर तक ब्लॉक का असर दिखाई देगा। मालेगांव की मौसम नदी एक बार फिर से खून से लाल हो गई है। बकरीद पर कुर्बानी के खून को गटर के जरिए इस नदी में बहाया जा रहा है। पिछले 14 सालों में ये सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। इस बार भी कुर्बानी के 3 दिनों तक नदी में रक्त मिश्रण पानी बहा। पूरे शहर की गंदगी और गटरों का पानी पहले ही इस नदी को जहरीला बना चुका है। इस गंभीर प्रदूषण के खिलाफ समाज सेवी रामदास बोरसे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस साल उन्होंने खुद के शरीर पर गेरू लगाकर नदी किनारे शंख बजाकर आरती की और विरोध जताया। बोरसे का आरोप है कि नगर निगम सिर्फ दावे करता है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाता।
ईद के दिन ही उन्होंने मालेगांव मनपा प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नदी की पूजा कर उन्होंने सवाल उठाया कि धर्म के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। ये कलर नहीं है, ये खून से बना हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर का गेरू है। और जब हमारे मौसम नदी के अंदर खून छोड़े जाता है तो हम हमारे बदन के ऊपर क्यों नहीं लगाए। हमारा एक संदेश है सरकार को कि हमारे गांव के बारे में सोचो, कम से कम ये नदी के बारे में सोचो। ये जल प्रदूषण है, प्रदूषण के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाती है कारपोरेशन। इनको पर्यावरण दिवस साजरा करने का कोई अधिकार नहीं है। कितना खर्चा होता, करोड़ों रुपया आता, कहा जाता। 14 साल से हम इसके वास्ते लड़ाई दे रहे हैं और ये 15वां साल है, फिर भी ये खून नहीं बंद हो रहा। गैर कानूनी कत्ल होती है इस मालेगांव शहर के अंदर, हजारों जानवर कटते हैं और उसका खून ये मौसम नदी से बहते बहते गिरना डैम में जाता है और वही पानी हमको मिलता है। किसके सहारे जिएंगे हम? अगर कल कभी यदि कम ज्यादा हो गए, आज भी देखो जो सुपारी नहीं खाता, जो बीड़ी नहीं पीता, उसको रात में अटैक आता। 35 बरस के छोकरे, 20 बरस के छोकरे हम खो रहे। किसको बोलेंगे हम? किसके पास वैसा मानेंगे? कोई हमारा सुनने वाला नहीं, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है शहर के अंदर, उनको किसी की फिक्र नहीं है। ये हमारी माता बहने हमको छोटे से होके बड़ा तक पालते, जब बीमारी आ जाती तो हॉस्पिटल में ले जाते। इसीलिए हम आज ये सब माँ बहनों के साक्षी से इस मौसम नदी की पूजा करने के वास्ते आए। पूजा इसलिए कर रहे, दुआ मांग रहे, तुम्हारे में दुआ मांगते, हमारे में पूजा कर रहे। हे माते या मालेगांव करन्ना, इस मालेगांव वासियों को सुखी रख। अगर गलती से ये नदी में खून छोड़ भी देते हैं तो ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन के ऊपर उसके ऊपर उपाय योजना नहीं करती। हमारा किसी के त्योहार को विरोध नहीं है, त्योहार अपने अपने तौर तरीके से बनाना चाहिए, मगर कोई मजहब ने ये सोचना चाहिए दूसरे मजहब के बारे में तो ये पानी गंगा में से बहते जाता है। और गंगा एक पवित्र है, वो सबको पानी देती है। 3 दिन चलेगा रक्त रंजित, हर साल चलता, ऐसी चलता नहीं, चलते आया। और इसके अलावा भी बेकायदेसर कत्ल मालेगांव शहर में होती, उस टाइम भी हम आवाज उठाए, कारपोरेशन को निवेदन दिए, कुछ नहीं सोचते, उलट प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डालता। आज पुलिस प्रशासन का इतना दबाव था कि ये आंदोलन तुमने करना नहीं, हमको मंडप डालने नहीं दिए। हम धूप में आंदोलन कर रहे हैं, हमको लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिए। याद रखना, अगर तुम मंडप डाले तो हम मंडप निकाल लेंगे, अगर तुम लाउड स्पीकर लगाए तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तुम कुछ नाही करणे का, फक्त हात बांधून जेवण करा आणि तोंड बांधून बोला, असं पोलीस प्रशासनाची भूमिका होती। 1 तास माझा छळ केला काल पोलीस प्रशासनाने हे आंदोलन करू नये म्हणून। एवढी लाचारी, मी म्हणतो हिंदुस्थान पाकिस्तानचं युद्ध बंद होऊ शकतं, पण मालेगावचं रक्त मिश्रित का बंद होत नाही, असा सज्जड सवाल माझा या शासनाला आहे आणि या पोलीस प्रशासनाला आहे। सर्वच जर बेकायदेशीर गोष्टी चालतात तर मग ही बेकायदेशीर गोष्टीला जर आम्ही विरोध केला तर वावगं काय? और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बात सोने चांदी की। सोने चांदी की कीमतों में 6 जून को फिर नया रिकॉर्ड बना लिया है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 98,163 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी 1,06,75 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची है। वाराणसी में सोना 99,750 रुपये, चांदी 1,04,000 के पार चली गई है। सोना कैरेट की अगर बात करें तो 91,450 और 18 कैरेट सोना 74,830 पर बिक रहा है। चांदी की कीमत में सिर्फ एक दिन में 2,000 रुपये की उछाल दिखाई दिया।
मुंबई, दिल्ली, बनारस समेत देश भर में भाव रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ज्वेलर्स के मुताबिक कीमतें अभी और चढ़ सकती हैं। इस बढ़ोतरी से निवेशक तो खुश हैं, लेकिन ग्राहक थोड़े चिंतित हैं। अब सबकी नजर अगले हफ्ते के दामों की चाल पर टिकी है। इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरे 4 दिवसीय अनाधिकृत टेस्ट मैच के पहले दिन केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया। राहुल ने 168 गेंदों पर 116 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये उनके फर्स्ट क्लास करियर का 19वां शतक है। राहुल ने अपनी पारी से फैंस को अच्छी खबर दी है और टेस्ट सीरीज से पहले अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जुरेल ने 52 रन बनाए। दोनों ने मिलकर टीम को संभाला। आपको बता दें कि इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसने अपने पहले 2 विकेट 40 रन पर गंवा दिए थे। यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन जल्द ही आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल और करुण नायर ने तीसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़कर टीम को संभाला। राहुल ने अपने शतक के साथ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब देखना यह है कि इंडिया ए की टीम आने वाले मैचों में कैसे प्रदर्शन करती है और क्या जीत दर्ज कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन राहुल की पारी ने सभी को प्रभावित किया। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और पहले ही दिन 23 करोड़ रुपए की कमाई भी कर ली है। फिल्म में अक्षय कुमार ने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। फिल्म के 2 एंडिंग हैं जो इसके क्रेज को और बढ़ा रहे हैं। दोनों ही हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B के रूप में एक साथ रिलीज किए गए हैं। फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। फिल्म की कमाई के शुरुआती रुझान काफी अच्छे हैं। फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने अपने पहले ही दिन 23 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो पिछली किश्त के पहले दिन के कलेक्शन से ज्यादा है। हाउसफुल 4 ने अपने पहले दिन 19.8 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसे हाउसफुल 5 ने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा इनके अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की ओपनिंग डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म को मिली जुली समीक्षा है, लेकिन इसकी कमाई अच्छी है। अब देखना यह है कि फिल्म आगे और कितना कमा पाती है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।